हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट in aqueous solution has been studied by titrating the liberated acetic acid against sodium hydroxide. The concentration of the ester at different times is given below. तो मिथाइल एसीटेट एस्टर है, उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो वो एस्टर की जो कॉन्सेंट्रेशन है डिफरेंट टाइम दी हुई है, तो टाइम मिनट्स में है और उसकी एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन मोलर में है, मोल पर लीटर। तो 0 पे ये 0.85 है, 30 मिनट्स में 0.8004 है, 60 में 0.7538 है, 90 में 0.7096 है। तो अब बोला है शो दैट इट follows a pseudo first order reaction as the concentration of water remains nearly constant 55 mole per liter during the course of the reaction. What is the value of K dash in this equation? K dash की वैल्यू पूछी है और आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, रेट इज इक्वल टू K dash टाइम्स concentration of CH3 into concentration of H2O. तो हम जानते ही हैं कि एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है। आपसे K डैश की वैल्यू पूछी है और एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे दी हुई है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक और यहाँ बात लिखी है कि ये कॉन्सेंट्रेशन मेजर कैसे करी है, वो बात बताई हुई है, वो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन कर लें पहले। तो रिएक्शन क्या है, CH3 COO CH3, ये मिथाइल एसीटेट है। मिथाइल एसीटेट का वाटर के साथ रिएक्शन करा तो CH3COOH, ये एसिटिक एसिड बन गया
प्लस CH3 बची है, मिथेनॉल बन गया। तो अब ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा वो होगा रेट, यही हुआ है, K डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो एज concentration of water remains nearly constant, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन नियरली कांस्टेंट रहती है, तो जो रेट होगा, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO CH3, यहाँ पे K क्या है, K डैश टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। तो K डैश भी कांस्टेंट है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दिस इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें K क्या होगा फिर 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन T इज इक्वल टू 0 पे डिवाइड बाय एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T। ये K का एक्सप्रेशन है। अब आपको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे डिफरेंट T पे एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट दे रखी है, ये देखो डायरेक्ट दी हुई है, ये बस पुट ही करना उसमें, तो K आ जाएगा, K आएगा तो फिर K डैश भी आ जाएगा। तो देखो अब हम ना डिफरेंट सारा पुट कर लेते हैं। एट T इज इक्वल टू 30 मिनट्स, 30 मिनट्स पे जो डाटा दिया वो हम पुट करते हैं, 2.303 अपॉन 30 लॉग ऑफ एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन 0 पे तो 0.85 ही है, और 30 पे है वो 0.8004। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स आ जाएगा। बाकी डाटा भी देख लेते हैं। 60 पे एट T इज इक्वल टू 60 मिनट्स, के क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 लॉग ऑफ 0.85, 0 पे 0.85 है, 60 पे वो 0.7538 दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो अगेन 2 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स आएगा। तो एट T इज इक्वल टू 90 मिनट्स। अच्छा ये सारा जो लॉग है ना, लॉग टेबल से सॉल्व करना पड़ेगा, तो नहीं होगा। K इज इक्वल टू 90 पे ये और 90 हो जाएगा, लॉग ऑफ 0.85 डिवाइड बाय 0.7096। सो ये आएगा 2 इंटू अगेन 2 इंटू 10⁻³ आ गया। तो फिर K की वैल्यू इतनी ही है, सब हर बार तो इतना ही आ रहा है। तो एज experimental observations give same value of K for 3 different time intervals. This
verifies that the reaction behaves as फर्स्ट ऑर्डर। तो वेरीफाई भी हो गया, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह चलती है रिएक्शन, क्योंकि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के का एक्सप्रेशन है वो सेम आ रहा है डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो फिर के डैश इंटू H2O, यही तो के की वैल्यू है। ये कितनी आ गई, के 2 इंटू 10⁻³ उसने के डैश पूछा है, के डैश इंटू, और ये 55.5 है, 2 इंटू 10⁻³ तो के डैश कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे अगर 3.6 इंटू 10⁻5 मोल इनवर्स लीटर पर मिनट। तो ये के डैश पूछा था, हमने निकाल दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब ना इसने एक और बात बताई हुई है, एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है यहाँ पे डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, ये एस्टर मिथाइल एसीटेट की डाटा में। तो मिथाइल एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सपेरिमेंटली कैसे पता करते हैं ना, वो टाइट्रेशन से पता करते हैं। किसकी टाइट्रेशन से, एसिटिक एसिड को, मतलब ये रिएक्शन हो रही है किसी कंटेनर में, उस कंटेनर में रिएक्शन को होने देते हैं और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे उसका सैंपल बाहर निकाल लेते हैं। तो उसमें एसिटिक एसिड होता है, वो एसिटिक एसिड को फिर टाइट्रेट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रीडिंग से पता चलता है कि एसिटिक एसिड कितना था, फिर एसिटिक एसिड कितना था उससे पता चलता है कि एस्टर कितना था। तो इस तरह से वो तो अलग एक प्रोसेस है, पर यहाँ लिखा हुआ था क्वेश्चन में तो बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है ना। डिफरेंट इंटरवल्स पे एसिटिक एसिड कितना है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से पता कर लेते हैं टाइट्रेट करके उसको, तो मिथाइल एसीटेट पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a pseudo first order hydrolysis of ester in water, the following results were obtained। टाइम सेकंड्स में है, 0, 30, 60, 90, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर मोलर में है ये 0.55, 0.31, 0.17, 0.085। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन between the time interval 30 to 60 seconds। तो 30 to 60 seconds में एवरेज रिएक्शन रेट क्या है। दूसरा, कैलकुलेट द pseudo first order rate constant for the hydrolysis
ऑफ एस्टर। तो पहला पार्ट हम पहले इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। एस्टर दिया है RCOO R डैश एस्टर है ये, हाइड्रोलिसिस होता है इसका, तो एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। तो अब उसने एवरेज रेट पूछा है, तो फर्स्ट पार्ट कर देते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अब एवरेज रेट क्या होता है, रिएक्टेंट का अगर कॉन्सेंट्रेशन ले तो माइनस लगेगा, माइनस टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर एट टाइम T2, किसी T2 पे ले लो, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर एट टाइम T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। माइनस इसलिए लगा कि कोई रिएक्टेंट है, तो ये तो हम जानते ही हैं। तो हम T2 के यहाँ 60 और 30 पूछा है इसने, फॉर T2 इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स एंड T1 इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स, इनमें पूछा है। एवरेज रेट क्या हो जाएगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो होगा माइनस T2 पे 60 सेकेंड पे कितना है, 0.17, 30 पे 0.31 डिवाइड बाय 60 माइनस 30, तो ये आ गया 4.67 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो एवरेज रेट आ गया इन दोनों के बीच में। अब आपसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट पूछा है, तो सेकेंड पार्ट, ये एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दिस इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन with rate law expression as rate is equal to K times concentration of CH3COO CH3, where K is pseudo first order रेट कांस्टेंट। तो के यहाँ पे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, एक्चुअली में तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो हम पहले भी देख ही चुके हैं ये। तो इसका जो रेट है दैट इज इक्वल टू के डैश टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर होता है। तो वाटर की कांस्टेंट रहती तो ये भी कांस्टेंट हो जाता, तो ये सूडो रेट कांस्टेंट हो गया, तो इसी की वैल्यू पूछी है। तो फिर एक के की वैल्यू क्या होगी, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर एट टाइम 0 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर एट टी। तो अब डिफरेंट वैल्यूज, हमको तीन वैल्यूज दी हुई हैं, तीनों पुट करनी पड़ेंगी हमको। एट टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स पे जो के होगा 2.303 अपॉन 30 लॉग ऑफ एस्टर की टी इज इक्वल टू 0 पे 0.55 है, 30 पे 0.31 है, तो ये आएगा 1.911 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स। फिर एट टी इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स के क्या आएगा, 2.303 अपॉन 60 लॉग ऑफ 0.55। 60 सेकेंड्स पे एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन है 0.17
7, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.957 इंटू 10⁻², सेकेंड इनवर्स। फिर 90 सेकेंड्स पे के की वैल्यू आएगी 2.303 अपॉन 90 लॉग ऑफ 0.55 डिवाइड बाय 90 पे 0.085 है कॉन्सेंट्रेशन एस्टर का, तो 2.075 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स। अब एवरेज लेना पड़ेगा, टेकिंग एवरेज ऑफ above 3 experimental values of k, जो k है वो हो जाएगा 1.911 इंटू 10⁻² प्लस 1.957 इंटू 10⁻² प्लस 2.075 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 3, एवरेज कर लिया। सो 1.98 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज decomposes in acid solution into glucose and fructose according to the first order rate law with t half 3 hours। What fraction of sample of sucrose remains after 8 hours। 8 घंटे के बाद उसकी कितनी फ्रैक्शन बचेगी ये पूछा है। तो सुक्रोज का देखो रिएक्शन हमने देखा था, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है सुक्रोज AC12 H22O11 सुक्रोज केन शुगर में होता है ये, प्लस H2O एसिड कैटालिस्ट होता है, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज। तो ये एक हम ऑलरेडी जानते हैं, दिस इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन with rate law एक्सप्रेशन, इसका जो रेट होगा दैट इज इक्वल टू K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। ऐसे तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ भी ऐड होता है पर वो कांस्टेंट होता है, तो
उसको फिर के में इंक्लूड कर देते हैं ना। तो इसका के क्या होगा, 2.303 अपॉन टी log of the concentration of sucrose H22O11 at time t is equal to 0 divided by concentration of sucrose at time t। तो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो टी हाफ होता है दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो के की वैल्यू फिर 0.693 अपॉन टी हाफ हो जाएगी। तो मतलब 0.693 अपॉन टी हाफ किसके इक्वल है, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ concentration of sucrose at t is equal to 0 divided by concentration of sucrose at time t। तो t हाफ की वैल्यू 3 है, 0.693 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, उसने 8 घंटे के बाद पूछा है, 8 घंटे के बाद कितना फ्रैक्शन बचेगा, लॉग ऑफ C12H22O11 t इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। 8 देखो उसने पूछा क्या है, सुक्रोज का कितना सैंपल 8 घंटे के बाद बचेगा, मतलब 8 घंटे के बाद उसका फ्रैक्शन पूछा कितना बचेगा, मतलब जितना बचा डिवाइड बाय जितना ओरिजिनली लिया था वो निकालना है आपको, मतलब ये वैल्यू निकालनी है, इसका ऑपोजिट निकालना है। तो लॉग ऑफ, इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर C12H22O11 एट टाइम 0 डिवाइड बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, तो ये 0.8024 आएगा। इसका रिवर्स कर दो, लॉग ऑफ C12H22O11 एट टाइम t डिवाइडेड बाय C12H22O11 टाइम 0 माइनस आ जाएगा भैया। आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है concentration of C12H22O11 at time t divided by concentration of C12H22O11 at 0। तो ये आएगा फिर इसका एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.8024। तो सॉल्व करेंगे 0.158 आएगा। तो यही फ्रैक्शन, यही पूछा था ना कितना फ्रैक्शन बचेगा 8 घंटे के बाद। तो फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, जितना बचा 8 घंटे के बाद उतना डिवाइड बाय जितना ओरिजिनल था उतना, तो वही फ्रैक्शन होता है। तो ये आंसर है, दस द फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज that remains after 8 hours is 0.158. This is the answer.